नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो आपका है 5 अपक्रिया की कोट एवं दर, इसके बारे में हम लोग विधिवत रूप से समझने वाले हैं। और ये इस अपक्रिया की कोट एवं दर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको प्रथम कोट की अपक्रियाओं के बारे में बताया था और प्रथम कोट की अपक्रियाओं के लिए गैस प्रावस्था के लिए वेग समीकरण भी निकाल चुके थे। और आज हम लोग समझेंगे प्रथम कोट की अपक्रियाओं के लक्षण और द्वितीय कोट की अपक्रियाएं और तृतीय कोट की अपक्रियाएं। इन्हीं के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी विधिवत रूप से एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। पहले फर्स्ट टाइम इसका स्क्रीनशॉट। चलो, स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात ये आपको नोट भी करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अब आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। उसके पश्चात आप लोग इसे नोट करेंगे और विधिवत रूप से अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे लिखेंगे। तो थोड़ा मार्कर में उठा लेता हूँ, 2 मिनट रुकेंगे। मार्कर, चलो हाँ। तो यहाँ पर दिया गया है प्रथम कोट की अपक्रियाओं के लक्षण, यानी इनके गुण हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले गुण में बताया गया है इन अपक्रियाओं के लिए वेग नियम होता है, यानी इन अपक्रियाओं की दर को ज्ञात करने के लिए हम वेग नियम का प्रयोग करते हैं। प्रथम कोट की अपक्रियाओं को वेग को हम व्यंजक नियम के अनुसार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला गुण हो गया। उसके पश्चात इन अपक्रियाओं की प्रारंभिक तथा शेष, भैया प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं जो हमारी R थी, और जो शेष सांद्रता हमारी मान लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता R0 थी और शेष सांद्रता R और प्रारंभिक सांद्रता जो R0 थी, उनके बीच में जो संबंध प्रदर्शित करने वाला ये फार्मूला होता है A/KT। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर जो लिखा है रेड पेन से लिखा है, उसे आप लोग ये नोट कीजिए। इन अभिकारकों की इन अपक्रियाओं में प्रारंभिक तथा शेष सांद्रता के बीच निम्न प्रकार संबंध होता है। ये हमारी जहाँ R क्या है, शेष सांद्रता है। R जो है हमारी शेष सांद्रता है, R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। शेष सांद्रता तथा प्रारंभिक सांद्रता के बीच ये संबंध होता है और ये संबंध जो निकाला गया सोडी के नियम के अनुसार। अब क्लास 12th इसी क्लास में आप लोग आगे पढ़ेंगे एक सोडी का नियम फिजिक्स में, चैप्टर नंबर जिसका नाम है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय ऊर्जा। उसमें हम लोग समझेंगे, तब आपको सोडी का नियम पढ़ाया जाएगा। उसी के अनुसार यहाँ पर ये किया गया है। तो जो शेष सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की इस घात के बराबर होती है, जो आपका फार्मूला लिखा है। इसको जब प्रयोग करेंगे तब विधिवत रूप से समझेंगे। जब तक के लिए आपको ये कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, दिमाग में बसानी पड़ेंगी, दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी। अब उसके पश्चात पार्ट नंबर 3 में क्या दे रखा है, पार्ट नंबर 3 में बताया गया है यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण ना ज्ञात हो, मतलब यदि कोई अभिकारक दे दिया जाए और उसका प्रारंभिक सांद्रण यानी शुरुआती सांद्रता के पद हमें ना ज्ञात हो और बता दिया जाए कि T समय पर उसकी सांद्रता इतनी है और T2 समय पर उसकी सांद्रता इतनी है, तो उसका जो दर स्थिरांक होगा, उसका दर स्थिरांक का फार्मूला इस प्रकार लिखेंगे, K बराबर 2.303/T2 - T1 log base 10 A-x1 अपान A-x2, A-x1 अपान A-x2। इसे इस प्रकार लिखेंगे। ये देखें। इसके पश्चात देखें यहाँ पर क्या कहा गया है। पहले नियम को फिर एक बार दोबारा पढ़ा, तीसरे नियम को। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण यानी अभिकारक का शुरुआती सांद्रण ना ज्ञात हो, शुरुआत की सांद्रता ना ज्ञात हो उस समय, और बता रहा हो T1 समय पर सांद्रता A-x1 है, T2 समय पर A-x2 है, तो दर स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए K बराबर होता है 2.303 T2 - T1 log base 10 A-x1 अपान A-x2। ये हो जाता है दर स्थिरांक का फार्मूला। कब? जब प्रारंभिक सांद्रण ना ज्ञात हो और भिन्न भिन्न समय अंतरालों का सांद्रण हमें दे दिया जाए, तो उसके अनुसार हम अपक्रिया की कोट इस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन और रूल नंबर जो आपका 4 दे रखा है। रूल नंबर 4 में बताया गया है प्रथम कोट की अभिक्रियाओं में अभिकारक की, प्रथम कोट की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ता है।
प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिकारक की क्षमता को यदि हम बढ़ा देते हैं, अभिकारक की क्षमता को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, यानी इंक्रीज होने लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं बढ़ सकता है। तो ये चौथा नंबर पॉइंट, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिकारक की क्षमता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 5, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग का मात्रक डिफरेंट होगा और वेग स्थिरांक का मात्रक अलग होगा, यानी वेग और वेग स्थिरांक दोनों के मात्रक अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो वेग का मात्रक होता है वो आपका होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वेग का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स होता है। इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं और ये मैंने जो रेड पेन कलम से लिखे हैं उन्हें आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, निम्न में से है, पूछ देगा निम्न में से है कौन सा वेग स्थिरांक का मात्रक, ये दे रखा होगा, ये दे रखा और दो दे रखे होंगे, तो उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो यदि आप इसे विधिवत रूप से लिखते हैं तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज यदि आप यहाँ सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्यों? जब तक आप लिख नहीं रहे तब तक के लिए। लिखने के पश्चात इसे एक दो बार जरूर रिवाइज करें ताकि आपकी लगभग में 70+ तैयारी होगी सिर्फ देखने और 2 बार रिवाइज करने से। और यदि आप नोट करके अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, डे बाई डे टाइम टेबल आपने बना रखा है, तो यहाँ से पढ़ने पर मेरा प्रॉमिस है आप 90+ को करेक्ट करेंगे यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंटों में हैं। तो ध्यान ये रहे, पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। पर डे जो बताया जाएगा यहाँ पर, जो कार्य मैं दूंगा, अपनी जिम्मेदारी के साथ उसे करना पड़ेगा। इसके पश्चात देखिए, क्योंकि यदि आपको कुछ करना है, टॉपर 90+ लाना है, तो इस सब दुनिया की बातों को छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा। हमें कुछ करना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है, यानी हमें पढ़ाई करनी है, तो ये दिमाग में बसाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि मैं आज नहीं, आज की बजाय कल पढ़ लूँगा, कल की बजाय परसों, ये कुछ नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि आपके अंदर लक्ष्य है, आपके अंदर टारगेट है, टारगेट को प्राप्त करने के लिए समय जहाँ पर हो, जिस स्थिति में हो, वही समय आपके लिए बेटर है। यदि स्थिति के लिए रोगे या अपनी सिचुएशन के लिए देखोगे, सिचुएशन को देख करके चलोगे, तो रियलिटी बता दें आपको, कभी भी आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिससे आप पढ़ सको। जो आपके पास है वहीं से शुरुआत करो, जो आपके पास अवेलेबल है, जितना नॉलेज है, आप जितने होशियार हो वहीं से शुरुआत कर दीजिएगा। आप कुछ समय पश्चात जिस स्तर तक सोच नहीं सकते उस स्तर तक पहुंचेंगे, परंतु धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके अंदर धैर्य है तब आप पहुंच सकते हैं। भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे ये करते हैं, जैसे आज से नहीं कल से पढ़ लेंगे, सुबह से पढ़ लेंगे, कल सुबह फिर चलो सोमवार से स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें, उनके लिए कोई सुंदर समय ही नहीं मिल पाता है। वो समय के भूखे रहते हैं, समय को कोसते रहते हैं, समय का इंतजार करते रहते हैं और उन्हें समय नहीं मिलता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रत्येक क्षण ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक क्षण ही खूबसूरत है। वो प्रत्येक क्षण से, जब से जागो तब से सवेरा, यानी जब जागो तभी सवेरा। तो आपको 90+ लाने के लिए सोने का समय काटना पड़ेगा। सोने का समय अर्थात जब आप रात में विश्राम करते हैं, उस सोने के समय को काटना पड़ेगा। और यही आपका सोने का समय चेंज हो जाएगा इन गोल्ड टाइम में। ये सोने का समय यानी स्लीपिंग टाइम जो आपका चेंज होगा, स्लीपिंग टाइम यानी स्लीपिंग टाइम चेंज होगा आपका गोल्ड टाइम में, सुनहरे अवसर में। यदि आपके अंदर लक्ष्य है, आपके अंदर टारगेट को आपको पाना है, तो आपको इन रूलों पर चलना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य को पा सकते हैं, अदरवाइज आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
में वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं, इनके मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने वेग का मात्रक बताया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। दो मात्रक होते हैं, समय इनवर्स भी कह सकते हैं या सेकंड इनवर्स, क्योंकि समय का मात्रक ही सेकंड होता है। अब देखिए अगले पॉइंट में दे रखा है प्रथम कोट की अभिक्रिया अनंत समय अंतराल तक चलती है। प्रथम कोट की अभिक्रियाएं जो होती हैं अनंत समय अंतराल तक चलती रहती हैं। जैसे यहाँ पर एक तरफ सांद्रता ज़्यादा होती है, जैसे मान लेते हैं ए से हमारा कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है, इधर हमारी सांद्रता ए है तो इधर धीरे धीरे कम होगी, इधर यक्स बढ़ेगी तो इधर ए माइनस एक्स हो जाएगी। धीरे धीरे इधर की सांद्रता कम होती रहती है और इधर की सांद्रता बढ़ती रहती है। जब ये सम स्थिति में आ जाते हैं उसके पश्चात भी ये आपस में इनके अणु क्रिया करते रहते हैं, आपस में इनके अणु ही क्रिया करते रहते हैं। अर्थात प्रथम कोट की अभिक्रियाएं अनंत समय तक चलती हैं। जनरली आप लोग ये कह सकते हैं जैसे किसी रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन भी एक अनिश्चित समय तक होता है, पता नहीं कब तक हो सकता है। तो ये भी एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। प्रथम कोट की अभिक्रिया अनंत समय अंतराल तक चलती रहती है। उसके पश्चात दिया गया है वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को। भैया वेग स्थिरांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वेग स्थिरांक को डिनोट करते हैं कैसे? तो बताया गया है वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहा जाता है प्रथम कोट की अभिक्रियाओं में। वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहा जाता है प्रथम कोट की अभिक्रियाओं में। फिर देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे विधिवत रूप से। मैं ऊपर के सभी पॉइंटों को थोड़ा रफ करता हूँ। चलो मैं ऊपर के सभी पॉइंट्स रफ करता हूँ जिससे आप लोग ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ सकें। पॉइंट नंबर 8 जो दे रखा है हमारा, उसमें क्या कहा गया है देखिए। पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है अभिकारक एवं उत्पादों की। यदि ऐसा हो प्रथम कोट की अभिक्रियाओं में, सिर्फ प्रथम कोट की अभिक्रियाओं के लिए बात की जा रही है, यदि अभिकारक एवं उत्पादों को आयतन दे रखा, उनकी सांद्रता ना दी जाए, अभिकारक और, क्योंकि हमने जनरली जो प्रयोग पढ़ा है सांद्रता के बारे में, भाई अभिकारक की सांद्रता को हम लोग ए मान लेते थे, ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट की सांद्रता को मान लेते हैं यक्स मान लेते थे। तो इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे अभिक्रिया की कोट या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, आसानी से हम लोग कोट जो है कैलकुलेट कर लेते थे। परंतु यदि कहीं पर ऐसा कर दिया जाए अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के आयतन, यहाँ पर सांद्रता ना दी जाए, यदि आयतन दे दिया जाए, सांद्रता को ना दिया जाए, यदि आयतन दे दिया जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए हम वैसे अभिक्रिया की कोट बराबर जो फार्मूला पढ़ते थे, के बराबर 2.303 T और log वेस 10 A और A माइनस एक्स, ये फार्मूला पढ़ते थे। अब बताया गया है अभिकारक एवं उत्पादों का आयतन दे रखा हो, तो भैया अब A हमारा क्या होता था? A होता था अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता यानी हम मान लेंगे A है, परंतु यहाँ पर सांद्रता जब दे ही नहीं रखी है तो आयतन को आयतन के पदों में लिखना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? तो K बराबर 2.303 T। अब मान लेंगे इसका अभिकारक का जो आयतन हमने लिया है अनंत लिया है। कितना? अनंत, चाहे आपकी मर्जी, आप चाहे जितना ले सकते हैं। तो भैया हमने यहाँ पर log वेस 10 को और यहाँ पर v इन्फिनेटिव कर दिया। क्यों? मान लेते हैं मैंने a जो लिया है, a का आयतन अभी क्लियर नहीं है, इन्फिनेटिव ले सकते हैं, v इन्फिनेटिव लिया है, और v से बन रहा है हमारा, a से बन रहा है हमारा b प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर v इन्फिनेटिव आप चाहे जितना ले सकते हो, अनंत मात्रा 1 किलो 2 किलो 4 किलो 6 किलो 10 किलो, चाहे आप जितना चाहो उतना ले सकते हो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और उससे हमें उतना ही प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके पश्चात मान लेते हैं इधर हमारा बन गया प्रोडक्ट में जो हमें प्राप्त हो गया Vt, प्रोडक्ट में प्राप्त हो गया Vt, वो t समय पश्चात, भैया t समय पश्चात
भैया वी जो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 समय पर ए जो था हमारा वी इन्फिनिटिव था। टी बराबर 0 समय पर ए का जो आयतन था इन्फिनिटिव था, अनंत था, चाहे आप जितना चाहते उतना ले सकते थे। उस समय पर इसका जो वी बी था वो हमारा शून्य था, यानी इस समय पर वी ए बराबर था वी इन्फिनिटिव और वी बी बराबर शून्य था। जब मैंने टी समय बात की तो यहाँ पर ये घट कर के वी इन्फिनिटिव से वी टी तक पहुँच गया, क्योंकि वी टी इधर का आयतन हो गया, इधर आयतन में वृद्धि हुई, इधर का आयतन वी टी हो गया और वो आयतन इधर से ही घटा होगा। तो ये होता है हमारा टी समय पश्चात की सांद्रता या टी समय पश्चात का आयतन, और ये हमारा टी बराबर 0 पर आयतन है और ये टी समय पश्चात आयतन। तो यहाँ पर हम लोग देंगे वी इन्फिनिटिव माइनस वी टी, वी इन्फिनिटिव माइनस वी टी। मैं दोबारा फिर इसे एक बार बताने की कोशिश करता हूँ और आप लोग ध्यान से समझेंगे और फिर नोट करेंगे। भैया जी मैंने जो अभी फार्मूला लिखा के बराबर 2.303 टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स, जहाँ हमारा ए क्या है, जहाँ ए जो होती है उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता, उत्पाद की टी बराबर 0 समय पर सांद्रता, और ए माइनस एक्स जो होती है टी समय पश्चात, टी बराबर टी समय पर उत्पाद की सांद्रता, ये होती है। भैया के बराबर हो जाएगा 2.303 टी को तो हम ऐसे ही वैल्यू पुट कर देते हैं। अब सांद्रता नहीं दे रखी है, अब दे रखा है आयतन। भैया मान लेते हैं हमारा कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए से बना रहा है हमारा वी। अब आप ए चाहे जितना ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने मान लेते जो है अपार यानी इन्फिनिटिव मात्रा में हमने ए का आयतन ले लिया यानी वी इन्फिनिटिव। ये टी बराबर 0 समय पर वी ए बराबर जो हमारा है वी वॉल्यूम ऑफ ए का जो है वी इन्फिनिटिव है, उस समय पर वॉल्यूम ऑफ वी का जो है हमारा शून्य है, क्योंकि इधर हमें कोई भी रिएक्टेंट अभी प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे जब टी बराबर टी समय पर आ गए तो यहाँ पर वी टी यानी बी बी बराबर बदल गया वी टी में, इधर 0 से वी टी हो गया वी बी, वी मतलब वॉल्यूम बी यानी बी का, और बी वॉल्यूम इन टी यानी वी बी टी समय पश्चात पर वी टी हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर टी समय पर वी इन्फिनिटिव से घट जाएगा हमारा वी टी। ये हमारा टी समय पर हो जाएगी रिएक्टेंट की आयतन, ये टी समय पश्चात रिएक्टेंट का आयतन, और ये टी समय पश्चात जो हो जाएगा हमारा वी टी, सिर्फ वी टी जो होगा टी समय पश्चात प्रोडक्ट का आयतन। तो यहाँ पर मैं पहले रखता हूँ प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन टी बराबर 0 पर हमारा है वी 0, तो मैंने रख दिया वी 0 यानी वी इन्फिनिटिव, और यहाँ पर ए माइनस एक्स का मतलब होता है ए माइनस एक्स यानी टी समय पश्चात, तो टी समय पश्चात वी इन्फिनिटिव माइनस वी टी दे रखा है, तो वी इन्फिनिटिव माइनस वी टी। यदि कहीं पर कोई ऐसा कैटलिस्ट दे रखा है, इन्हीं रिएक्शंस में यदि कोई उत्प्रेरक अम्ल दे रखा है, यदि कोई रिएक्शंस हो रही है, जैसे हम रिएक्शन करने वाले हैं, सपोज कर लेते हैं, एक आपको रिएक्शन बता देते हैं। चलो भाई, कौन सी रिएक्शन, एक रिएक्शन, चलो हाँ, ये जैसे कोई रिएक्शन हो CH3 और मिथिल एसीटेट, हाँ COOC2H5 प्लस H2O। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भैया, हमारा इधर हमारा बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH हमारा बन जाता है।
ये तो बनता है। अब यहाँ पर HCl, ये हमारा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक HCl उपस्थित है। यहाँ पर देखिए हमारा कैटलिस्ट HCl उपस्थित है। तो इस स्थिति में जो हम अभिक्रिया की कोट एवं दर निकालेंगे वो इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। जब आयतन दे रखा हो उस समय की बात कर रहा हूँ। यदि इसका भी आयतन दे दिया जाए और इसका भी आयतन दे दिया जाए, सभी के आयतन दे रखे हों और आयतन देने के पश्चात यदि कोई कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक उपस्थित है रिएक्शन में, तो उस और वो उत्प्रेरक कैसा है, अम्ल उत्प्रेरक है, क्षारीय उत्प्रेरक की बात नहीं कर रहे हैं, अम्ल उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं। यदि अम्ल उत्प्रेरक दे रखा है तो उसमें क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर चेंजिंग होगी 2.303/T हो जाएगा और यहाँ पर V इन्फिनिटी माइनस V0/V इन्फिनिटी माइनस VT। इस फार्मूले के अनुसार हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की कोट या दर स्थिरांक जब आयतन दे रखा हो। और जहाँ पर हमारा V0 क्या है, V0 है प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, शुरुआती आयतन जब बिल्कुल रिएक्शन होना स्टार्ट ही नहीं हुआ था उस समय का आयतन। ठीक है, अब इसके पश्चात आपका ये नियम नंबर था हमारा 8वां और उसके पश्चात दे रखा है 9वां। 9वें में बताया रेडियो एक्टिव विघटन भी एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव विघटन भी एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ये क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव कुछ ऐसे तत्व होते हैं, तो पहले रेडियो एक्टिव समझते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व किन्हें कहा जाता है, ऐसे तत्व जो स्वतः ही उनमें से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते रहते हैं। ऐसे कण जिनसे स्वतः ही अल्फा बीटा गामा कण स्वतः ही ऑटोमेटिक ही उत्सर्जित होते रहते हैं, कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। जैसे यूरेनियम, जैसे यूरेनियम ले लें, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो होता है, इससे हमेशा अल्फा बीटा और गामा ये निकलते रहते हैं सभी कण। तो ऐसे तत्व जिनमें से अल्फा बीटा गामा कण हमेशा निकलते रहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। या सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, ऐसे तत्व जो हमेशा के लिए क्षयित होते रहते हैं, जिनका क्षय हमेशा होता रहता है, परस्पर प्रत्येक समय पर होता रहता है, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। और भैया रेडियो एक्टिव तत्व यानी क्षय हो रहे हैं यानी घट रहे हैं, तो ये अनंत समय तक घट सकते हैं। जब तक उनमें द्रव्यमान है तब तक ये घट सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि रेडियो एक्टिव विघटन भी हमारा एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हमारे भी प्रथम कोट की अभिक्रियाओं के लक्षण। और अब हम लोग समझते हैं द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं। अच्छा, इससे पहले कुछ चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे छद्म, छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती हैं। देखें भैया, छद्म प्रथम कोट की अभिक्रियाएं, हेडिंग डालेंगे छद्म प्रथम कोट की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं छद्म प्रथम कोट की अभिक्रियाएं। छद्म या प्रथम कोट की, छद्म प्रथम कोट यानी ये अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, तो इनको हम लोग समझते हैं छद्म प्रथम कोट की। छद्म अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दरअसल में प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं होती हैं। रियलिटी में देखा जाए तो प्रथम कोट की अभिक्रिया नहीं होती हैं, परंतु वो देखने से प्रतीत होती हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। उनकी रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शन से देखने से लगता है ये प्रथम कोट की अभिक्रियाएं हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं ही कहलाती हैं प्रथम कोट की अभिक्रियाएं, प्रथम कोट की छद्म अभिक्रियाएं। यानी लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो वास्तव में प्रथम कोट की नहीं होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो वास्तव में प्रथम कोट की नहीं होती हैं, परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन एवं कारण के प्रभाव से, परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रभाव से वो प्रथम कोट की अभिक्रिया के समान व्यवहार करने लगती हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया के समान व्यवहार करने लगती हैं, कहलाती हैं प्रथम छद्म कोट की अभिक्रियाएं, प्रथम छद्म कोट की अभिक्रियाएं। तो 2 मिनट रुकेंगे थोड़ा, एक
तो छद्म कोटि की अपक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया मैंने क्या बताया, वे अपक्रियाएं जो वास्तविकता प्रथम कोटि की अपक्रिया नहीं होती हैं और किन्हीं परिवर्तनों के कारण वो प्रथम कोटि अपक्रियाएं प्रदर्शित होने लगती हैं, कहलाती हैं छद्म प्रथम कोटि की अपक्रियाएं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी बताया था CH3 COO C2H5OH में H2O यदि हम अधिक मात्रा में ले लें तो ये बनता क्या है, C2H5OH बन जाता है और CH3COOH बन जाता है। यहाँ पर जल को लिया गया है अधिक मात्रा में, जल को क्या किया गया है, अधिक मात्रा में। तो जल जब अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा है, तो इसका मतलब जल की सांद्रता में इतनी जल्दी से परिवर्तन नहीं होगा, जल की मात्रा में इतनी जल्दी से परिवर्तन नहीं हो सकता है। या हम ये कह रहे हैं जल की मात्रा अधिक होने के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, परंतु जल की मात्रा जब अधिक है तो उतनी जल्दी हम परिवर्तन को उसमें प्रदर्शित ही नहीं कर सकते हैं। भैया जाहिर सी बात है, आपने इतने में ये बड़ा सा पात्र ले लिया और इस पात्र में अब आपने ये सब जल घोल दिया, इतना आपने सब जल डाल दिया, ये सब क्या है, जल डाल दिया, और इतने में ही आपने CH3COO C2H5 ये थोड़ा बहुत डाल दिया। अब भैया यदि जल की सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है तो जल की सांद्रता में हम परिवर्तन नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जल अपार मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, परंतु ये C2H5OH CH3COO C2H5 यानी एथिल एसीटेट की सांद्रता में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो हम उसे प्रदर्शित कर लेते हैं, उसे हम देख लेते हैं, उसे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। अर्थात हम ये कहें कि पूर्ण रिएक्शन की दर जो हम क्लियर कर रहे हैं वो एथिल एसीटेट की सांद्रता से क्लियर कर रहे हैं। अर्थात इस अभिक्रिया की जो पूर्ण रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम क्लियर कहाँ से कर रहे हैं, वो एथिल एसीटेट के अनुसार कर रहे हैं। तो एथिल एसीटेट यानी सिर्फ एक पद के द्वारा ही, किसी एक पद के द्वारा ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अभिक्रिया की रेट। तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दरअसल में ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, परंतु यहाँ से जब H2O की सांद्रता को हमने स्थिर मान लिया है, अपरिवर्ती मान लिया है, क्योंकि इसकी सांद्रता को मैंने बता दिया अपरिवर्तित है, यानी ये परिवर्तित नहीं होगी, तब मैंने बता दिया ये होगी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस पूर्ण अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ CH3COO C2H5OH पर ही निर्भर करता है। और यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, दी हुई निम्न अभिक्रियाओं में यदि किसी तत्व या किसी यौगिक की मात्रा ज्यादा होती है उसकी सांद्रता को स्थिर मान लेते हैं और शेष एक यौगिक के अनुसार हम अभिक्रिया की रेट को क्लियर करते हैं, अभिक्रिया की रेट को क्लियर करते हैं या अभिक्रिया की रेट को स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक और समझ लेते हैं, जैसे हम ले लें चीनी C12H22O11, C12H22O11, चीनी हमने ले ली C12H22 और O11, और हमने क्या किया, इसमें ले लिया H2O जल और ले लिया H2O। अब क्या हमने ये C12H5O11 की मात्रा अधिक ली है, चीनी की मात्रा अधिक ली है, तब ये टूटता है C6H11O6, ठीक है, O6, और इसी के साथ साथ इधर ये फिर टूट जाता है C6H11 H12 टूटेगा भैया, H12 टूटेगा, H12 यहाँ पर H12 हो जाएगा, ठीक है, H12 और O6। तो यहाँ से देखें जल की मात्रा कम है। अच्छा, ये मात्रा कम कैसे, इसे हम कैसे निर्भर किया, यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 22 हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं जल की मात्रा अधिक है, परंतु आपके रिएक्शंस में कम होगी, जल की मात्रा कम है भैया, ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं कम है।
और चीनी की मात्रा हमारी जो है ज़्यादा है। कोई भी रिएक्शंस आपकी दे रखी होगी और उस रिएक्शन में पहले से ही क्लियर कर रखा होगा कि भैया इसमें चीनी की मात्रा अधिक है, तो अभिक्रिया की रेट चीनी पर ही निर्भर हो जाएगी। तो देखिए रिएक्टेंट तो देखने को इसमें तो दो हैं, परंतु जो अभिक्रिया की रेट है केवल एक पर ही निर्भर कर रही है, एक रिएक्टेंट पर ही निर्भर कर रही है, रिएक्टेंट पर। तो हम इसे कहेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रथम कोट की अभिक्रिया। हमने प्रथम कोट की अभिक्रिया में आपको बताया वे अभिक्रियाएं जिनकी सांद्रता अभिकारक की एक पद पर निर्भर करती है, एक पद की घात के बराबर होती है, एक पद की घात के समानुपाती होती है, उसे कहते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ से दोनों रिएक्शंस में हैं तो दो अभिकारक, परंतु अभिक्रिया की रेट यहाँ पर देखा गया तो एथिल एसीटेट पर निर्भर कर रही थी, यहाँ पर चीनी पर निर्भर कर रही थी, यानी एक अभिकारक पर ही निर्भर कर रही थी। तो इसीलिए मैंने इसे कह दिया प्रथम कोट की अभिक्रिया। दरअसल में प्रथम कोट की अभिक्रिया तो नहीं है, परंतु हम फिर भी नहीं कहते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जिसकी मात्रा अधिक ले ली जाती है उसकी सांद्रता को हम स्थिर मान लेते हैं। यहाँ पर भी जल की मात्रा अधिक ली गई है, यहाँ पर भी जल की मात्रा यहाँ पर अधिक ली गई और यहाँ पर जल की मात्रा कम ली गई, इसकी मात्रा ज़्यादा ली गई। ठीक है, जब इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसकी मात्रा क्या है हमारी, सॉरी मिस्टेक कर, इसकी मात्रा ज़्यादा, तो यहाँ पर जल हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो जल पर ये निर्भर करेगा, जल की सांद्रता में जितना परिवर्तन आएगा हम उसी परिवर्तन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर करेंगे समीकरण 2 की। और यहाँ पर इसकी मात्रा में, इसकी सांद्रता में जो भी परिवर्तन आ जाएगा उस सांद्रता परिवर्तन के अनुसार हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर करेंगे। यानी इस समीकरण में इसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर होगा और इस समीकरण में इस वाले के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रथम छद्म अभिक्रियाएं। अब द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं समझते हैं क्या होती हैं। तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया मैं बता रहा हूं आपको, वे अभिक्रियाएं द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं। द्वितीय कोट की अभिक्रिया क्या होती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनकी सांद्रता अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती होती है, अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय घात के समानुपाती होती है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया करें, शून्य में शून्य, एक में एक, द्वितीय में द्वितीय। आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनकी सांद्रता जिनकी कोट लिखेंगे, जिनकी कोट अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के, सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अथवा हम इसे ये भी कह सकते हैं, अथवा में लिखना चाहो, वे अभिक्रियाएं जिनकी कोट दो अभिकारकों की एक घात के समानुपाती होती है, समानुपाती जिनकी वे अभिक्रियाएं जिनकी कोट लिखना भैया, जिनकी कोट समानुपाती होती है,
द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेना, K बराबर होता है 1/T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और यहाँ पर 1/A माइनस x1 प्लस का निशान माइनस का होता है, माइनस 1/A माइनस x2। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन या दर स्थिरांक को निकालने के लिए ये फार्मूला आपको दिमाग में बसाना पड़ेगा और इसे नोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी पे। और जो मैंने बोला है उसे आप लोग विधिवत रूप से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार बता चुका हूँ। इससे न्यूमेरिकल बहुत से आते हैं और अगला जो लेक्चर आएगा, अगली जो वीडियो आएगी, इससे न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन के सब टोटल न्यूमेरिकल आपको दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। हो सकता है अगली वीडियो आपकी ऑब्जेक्टिव की है, एक स्मॉल वीडियो यानी शॉर्ट वीडियो आएगी ऑब्जेक्टिव की। चलो अब देखते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती हैं। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखना है, वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि अभिकारक की समता के द्वितीय की जगह पर कर दीजिए तृतीय घात के समानुपाती होती हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। मैंने क्या बताया, वे अभिक्रियाएं, सिर्फ अभिक्रिया डालनी है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है। ये तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बताई, द्वितीय कोटि की। अब तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि अभिकारकों की सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इनके लिए जो फार्मूला होता है उसे आप लोग नोट करेंगे, पहले इसे नोट कीजिएगा, फिर तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हम फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है देखें, तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं की मैं एक बार डिफिनेशन फिर बोल देता हूं। वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इनके लिए जो आपका डिफिनेशन यानी जो फार्मूला होता है, K बराबर 1/2T और ब्रैकेट में होता है 1/A माइनस x का होल स्क्वायर माइनस का 1/A स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार हम आसानी से तृतीय कोटि की अभिक्रिया की कोटि भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा और अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से। और ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल रूप से फिनिश हो चुका है। इससे अगला चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आने वाला है। इससे जो अगला चैप्टर आपका अभिक्रिया की आणविकता तथा संघट्ट सिद्धांत, यानी अभिक्रियाओं की आणविकता, यानी हम ये समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। जो अगला चैप्टर है उसमें मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया कैसी होती है अणुओं की, कैसे अणु टकराते हैं, किस प्रकार रिएक्शन करते हैं और कौन से अणु कैसे रिएक्शंस करते हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। और तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।